नमस्कार सभी को। आज फिर से वस्तुनिष्ठ वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर डीएलएड उत्तर प्रदेश, चतुर्थ सेमेस्टर, विषय रहेगा सामाजिक अध्ययन। साथियों, 2 वीडियो हम यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। ये सामाजिक अध्ययन का तीसरा वीडियो है और आने वाली 2 से 3 वीडियो में हम संपूर्ण किताब से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को वीडियो के अंतर्गत समाहित कर आप तक प्रस्तुत करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट कुछ प्रश्नों का हमने इसमें लिया है। लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इसमें हम रखेंगे और जो अंत में दिए हुए हैं सही उत्तर, उनको हम विस्तृत रूप से समझाते हुए भी चलेंगे। कल तक हमने 5 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके थे। आज हम 6, 7 और 8 ये 3 बिंदु हम रखेंगे। बिंदु संख्या 6 इसमें रखेंगे हम जलवायु एवं मौसम में अंतर एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व। बिंदु 7 में हम रखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश, इसके अंतर्गत बनावट, जनजीवन, कृषि, उद्योग धंधे, प्रमुख राज्य एवं नगर। और बिंदु संख्या 8 में हम रखेंगे उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश, उनका विस्तार, प्रमुख नगर, जनजीवन, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां। उक्त 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम प्रश्नों को समाहित करते हुए चलेंगे और जो सही उत्तर रहेगा उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा भी करते हुए चलेंगे। साथियों, एक वीडियो में अगर हम 10 प्रश्न पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सही उत्तर को जब मैं विस्तृत करता हूं तो उसमें 3 से 4 प्रश्न समाहित होते हैं। तो आप ये न माने कि केवल हमें प्रतिदिन 10 क्वेश्चन ही तैयार करवाए जाते हैं। 10 के साथ साथ 30 प्रश्न हमारे और कम से कम तैयार होते हैं। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहे। 10 प्रश्नों के साथ आप 30 प्रश्न अतिरिक्त आप याद करेंगे तो एक 10 मिनट के वीडियो में लगभग आप 40 प्रश्नों को तैयार कर जा रहे हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं। एक एक प्रश्न को हम लेंगे। बहुत ही अच्छे रुचिकर प्रश्न है जो कि ज्योग्राफी से संबंधित रहेंगे। प्रश्न संख्या 1, जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ए, अक्षांशीय स्थिति, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दबाव, सी धरातलीय बनावट, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जल्दी कीजिए, उत्तर खोजिए। चलिए हम पहुंचते हैं सही उत्तर पे। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व हैं अक्षांशीय स्थिति, वायुमंडलीय दबाव, धरातलीय बनावट। ये 3 तो हैं बिल्कुल। इनके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि और भी अतिरिक्त प्रभावित करने वाले तत्व हैं जो कि समुद्र तल से ऊंचाई को भी इसमें लिया जाता है, पर्वतों की दिशा को भी इसमें रखा जाता है, कुछ सागरीय प्रभाव भी होते हैं, पवन की दिशा भी इसके अंतर्गत समाहित होती है जो जलवायु को प्रभावित करती है। वायुमंडलीय दबाव हमने इसमें पढ़ा, जल स्थल वितरण ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो बात हम करें लगभग 7 से 8 जो प्रभावित करने वाले तत्व इसमें हैं। तो आप देखिए, एक प्रश्न के साथ हमें और भी अतिरिक्त प्रश्नों की सहायता हमें मिली है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, वायुमंडल की अल्पकालीन दशा कहलाती है। ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी ऋतु, ऑप्शन सी मौसम और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रयास कीजिए, जल्दी कीजिए सही उत्तर तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद सभी का। चलिए सही उत्तर को देखते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पे सही उत्तर सी मौसम। साथियों, इसके बारे में भी हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे कि मौसम क्या है। वायुमंडल की दशाएं वर्ष भर एक समान नहीं रहती। आपने भी देखा होगा कि जो
उसकी जो स्थिति है, ऋतुएं हैं, ये बदलती रहती हैं। इनमें अल्पकालिक एवं दीर्घकालीन परिवर्तन होते रहते हैं और वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन उनके घटकों में तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा, दृश्यता, मेघाच्छादन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। किसी भी स्थान विशेष में वायुमंडल की दशाओं में होने वाला परिवर्तन यदि कम समय में होता है तो उसे क्या कहते हैं? मौसम। इस लघु समय अवधि में दिन, सप्ताह या महीना को सम्मिलित किया जाता है। तो साथियों, वायुमंडल की जो अल्पकालीन दशा है वो क्या है? उत्तरशीय मौसम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? क्लीमा, ऑप्शन बी क्लाइमा, ऑप्शन सी क्लीनो, ऑप्शन डी क्लाइनो। विचार कीजिए साथियों फटाफट। जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? विचार किया होगा आपने। पहुंचते हैं सही उत्तर पर। सही उत्तर ऑप्शन बी क्लाइमा। जलवायु को अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है? क्लाइमेट। क्लाइमेट के नाम से संबोधित किया जाता है। और क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द किससे हुई है? क्लाइमा से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है झुकाव या ढाल। ग्रीक विद्वानों के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की परिवर्तनशील वायुमंडलीय दशाओं का मूल कारण सूर्य की किरणों का झुकाव था। तो साथियों, हमने समझा कि इसको ग्रीक भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से जलवायु शब्द की उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, जलवायु में जल शब्द का व्यापक अर्थ है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय आर्द्रता, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी सतही जल, ऑप्शन डी भूमिगत जल। पुनः दोहरा देते हैं। जलवायु में जल शब्द का व्यापक अर्थ है वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षा, सतही जल और भूमिगत जल। विचार कीजिए, सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सही उत्तर पर। सही उत्तर है वायुमंडलीय आर्द्रता। इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे कि जलवायु वस्तुतः किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को प्रदर्शित करती है। और दूसरे शब्दों में अगर बताया जाए तो जलवायु लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है। अर्थात किसी बड़े भूभाग के औसत मौसम को क्या कहते हैं? जलवायु। किसी बड़े भूभाग के औसत भूभाग को जलवायु कहा जाता है। किसी क्षेत्र की जलवायु निश्चित करने के लिए उस क्षेत्र में लंबे समय के प्रेषित मौसम की औसत दशाएं ज्ञात की जाती है। तो जलवायु में जल शब्द का व्यापक हमने क्या बताया? वायुमंडलीय आर्द्रता। अर्थात वायुमंडल में जो नमी होती है उसी का नाम क्या है? जलवायु। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 स्क्रीन पे आपके सामने है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। ऑप्शन ए आपके सामने है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, जीके का प्रश्न है,
अधिकांश को याद भी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। सही उत्तर पर पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक बताया, ऑप्शन डी चतुर्थ स्थान है। साथियों, हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो अपना उत्तर प्रदेश है इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान अखिल भारतीय स्तर पर पहले राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और चतुर्थ स्थान पे किसका नंबर आता है? उत्तर प्रदेश का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? चतुर्थ। प्रथम राजस्थान, द्वितीय मध्य प्रदेश, तृतीय महाराष्ट्र और चतुर्थ उत्तर प्रदेश का। साथियों, आपने प्रश्न में देखा होगा, प्रश्न तो एक ही है, लेकिन इसके साथ में हमने कितने प्रश्नों, 4 प्रश्नों को और याद किया है कि प्रथम किसका स्थान है, द्वितीय कौन से राज्य का है, तृतीय कौन से राज्य का है और चतुर्थ पे कौन है। तो एक ही प्रश्न के साथ हमारे साथ में 4 प्रश्न और भी तैयार हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रदेश की सीमा यानी उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श करती है, किस देश को छूती है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी। जल्दी कीजिए, अपने मस्तिष्क को घुमाइए मानचित्र पर कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कौन से देश से मिलती है। सही उत्तर पे पहुंचते हैं। सही उत्तर सी नेपाल से। बिल्कुल ठीक है कि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश को स्पर्श करती है और प्रदेश के उत्तरी भाग में नेपाल एवं उत्तराखंड और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार एवं झारखंड स्थित है। साथियों, एक ही प्रश्न के साथ हमें कितने प्रश्न और याद करने को मिले कि इनके अलावा, नेपाल के अलावा अन्य दिशाओं में और कौन कौन से देश भी हैं। तो यह हमें याद हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी गोरखपुर। प्रयास कीजिए सही उत्तर तक पहुंचने का, जल्दी कीजिए। देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन ए झांसी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। और इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि जो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है वो महोबा में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेनकूट सोनभद्र में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये भी झांसी में है। सीमेंट फैक्ट्री कुर्क व डाला ये भी सोनभद्र में है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र भी झांसी में है। देखिए, झांसी में हमने अभी 3 चीज़ों को पढ़ा है। एक तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये भी झांसी में है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये भी झांसी में है और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये भी झांसी में है। तो एक प्रश्न के साथ में हमें अन्य प्रश्न भी याद होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर, क्योंकि समय अभाव भी रहेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 8, प्रदेश में सहरिया जनजाति पाई जाती है।
प्रदेश में सहरिया जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए बलिया में, ऑप्शन बी महाराजगंज, ऑप्शन सी बस्ती और ऑप्शन डी ललितपुर। प्रयास कीजिए, सही उत्तर पर पहुंचते हैं। प्रदेश में सहरिया जनजाति पाई जाती है बलिया में, महाराजगंज में, बस्ती में, ललितपुर में। पहुंचते हैं सही उत्तर पर। सही उत्तर ऑप्शन ए बलिया, बिल्कुल ठीक है। जो सहरिया जनजाति है वो मुख्य रूप से ऑप्शन में बलिया दिया हुआ है, देवरिया भी हो सकता था, गाजीपुर भी हो सकता था, वाराणसी भी हो सकता था और सोनभद्र भी। जो सहरिया जनजाति है वो बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। और जो पहरिया जनजाति है वो ललितपुर में मिलती है। पनिका पंखा जो जनजाति है वो सोनभद्र में है। चेरो ये सोनभद्र में है। भुनिया एवं भुइया ये भी सोनभद्र और वाराणसी में है। और जो पटारी जनजाति है वो मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रदेश का कौन सा प्राकृतिक विभाग खनिज की दृष्टि से धनी है? प्रदेश का कौन सा प्राकृतिक विभाग खनिज की दृष्टि से धनी है? ऑप्शन ए दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र, ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन सी भाभर व तराई और ऑप्शन डी कोई नहीं। प्रयास कीजिए सही उत्तर तक पहुंचने के लिए। प्रदेश में कौन सा प्राकृतिक विभाग खनिज की दृष्टि से धनी है? सही उत्तर पे पहुंचते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। जो अपना दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक खनिज पाए जाते हैं। जहाँ तक मानवीय क्रियाकलापों में मानव जीवन का प्रश्न है, प्रदेश के इस भाग में खनिजों की प्रचुरता है। कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में। इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जीवाश्मी एवं अन्य खनिज पाए जाते हैं, जिसमें चूना पत्थर है, कोयला है, बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, सिलिका सैंड है, एंडोलसाइट है, पायरोफिलाइट है, शेल घड़ी, पाइराइट, चाइना क्ले, रॉक फॉस्फेट, हीरा, सोना, तांबा, यूरेनियम आदि जो धातुएं हैं वो प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियां हैं? प्रश्न को पुनः पढ़ना। प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जातियां हैं? ऑप्शन ए 16.6%, ऑप्शन बी 20.69%, ऑप्शन सी 21.72%, ऑप्शन डी 26.35%। साथियों सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। अंतिम प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम लगभग 20 प्रश्नों को रखेंगे ताकि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो परीक्षा से पहले ही पूर्ण हो जाए। पहुंचते हैं सही उत्तर पर। सही उत्तर ऑप्शन बी 20.69% अनुसूचित जातियां हैं अपने उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में अखिल भारतीय स्तर पर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% अनुसूचित जातियों की संख्या है 2011 के अनुसार। जहाँ तक उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जातियों का प्रश्न है तो प्रदेश में कुल जनसंख्या का
16.9% है। अगर संपूर्ण देश की हम बात करें तो कितनी है, 16.6, और अगर केवल उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 20.69% जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। तो ये हमारा अंतिम वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में के लिए आप हमारे साथ बने रहें, पूरी मेहनत से आपके साथ हम बने रहेंगे। हमारा उद्देश्य है अधिकतम आप अंक लेकर के आएँ, अच्छी सी सफलता हासिल करें। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सभी।